हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। बच्चे, लास्ट क्लास में बिजनेस स्टडीज में हमने स्टार्ट किया अपना चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग, और बहुत अच्छे से समझा कि प्लानिंग क्या होती है और इसके डिफरेंट फीचर्स क्या हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। और आपको पता है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग को पढ़ने के लिए आपको करना पड़ेगा एक काम, और वो काम क्या है? आपको करना होगा ड्यू सर को डीएम। ड्यू सर मतलब मैम, अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सर को करना होगा डीएम, यानी कि डायरेक्ट मैसेज। पर क्यों? अरे इसी में ही तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग है। नहीं समझ में आया? चलो समझाती हूँ। मैंने यहाँ पर आपके लिए एक निमोनिक रेडी किया है फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, जो मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से लिख दिया है। ठीक है, मैं आपको वन बाय वन अभी समझाती हूँ कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग कौन कौन सी है और उसको कैसे हमें यूज करना है ड्यू सर को डीएम करने के लिए। ठीक है, बच्चे, वी हैव 6 इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, जिसमें सबसे पहली है हमारे पास दैट प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। नंबर 2 इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। नंबर 3 इज इट एस्टैब्लिशेस द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। नंबर 4 इज इट प्रमोट्स द इनोवेटिव आइडियाज। Number 5 is it reduces the overlapping and wasteful activities. Number 6 is it facilitates the decision making. अब इसको आपको इस्तेमाल कैसे करना है? जैसे कि यहाँ पर ये मैंने D लिखा है, D stands for the direction, U stands for the uncertainty, S for the standard for controlling, I stands for the innovative ideas, R stands for the reduces overlapping and wasteful activities, and DM stands for the decision making. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करके अपनी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग को लर्न कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। ये कुछ इसी तरीके से है कि आप घर से निकले, आपको किसी एक जगह पर इंटरव्यू देने के लिए जाना है। अब आपको जगह तो पता है कि आपको कहां तक पहुंचना है, बट वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है ये आपको नहीं पता। आपने ये तो डिसाइड कर लिया है कि डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, लेकिन उस डेस्टिनेशन तक पॉइंट तक पहुंचा कैसे जाएगा ये आपको नहीं पता। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? ऐसे हम इस्तेमाल किसका करते हैं? गूगल मैप। तो हम लोग निकालते हैं अपना गूगल मैप और उसके अंदर हम लोग डालते हैं अपना करंट लोकेशन, देन द डेस्टिनेशन लोकेशन, और तुरंत हमें नेविगेशन की हेल्प से पूरा रास्ता पता चल जाता है। वो हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको बताते हैं कि अब आपको यहाँ टर्न लेना है, अब आपको वहां टर्न लेना है। मतलब उसकी पूरी डायरेक्शन को फॉलो करते करते आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हो। इसका मतलब उस नेविगेशन ने आपको प्रोवाइड करी एक डायरेक्शन, और उसने भी आपको डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड करी? क्योंकि आपने बताया था उसको अपना डेस्टिनेशन। तो यानी कि आपने पहले एक प्लानिंग करी, आपने उसको बताया कि अभी हम यहाँ पर हैं, अभी हमारी प्रेजेंट पोजीशन ये है, फ्यूचर पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, आज अगर हम यहाँ पर हैं तो हमें पहुंचना कहाँ तक है, आपने उसे बताया ना। तो जब आपको ये बात पता थी कि आपको कहां तक पहुंचना है, तो उसी की हेल्प से उसने आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करी। बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है कि पहले जब हम प्लान करते हैं, उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमें मिलती है एक डायरेक्शन। तो प्लानिंग के अंदर क्योंकि हम एडवांस में ही चीजों को सोच लेते हैं, तो प्लानिंग हमें बताता है व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन, कि क्या करना है और कैसे करना है। अब यहाँ पर जब आप एम्प्लॉइज को भी अपनी प्लानिंग के बारे में बता देते हैं, आपने बता दिया कि हमें ना इस मंथ में 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है और उसे मार्केट में सेल ऑफ करना है, तो यहाँ पर एम्प्लॉइज को पता चल गया दैट व्हाट इज टू बी डन। तो वो फाइंड आउट करेंगे उन वेज को दैट हाउ इट इज टू बी डन, कि अब इस गोल को अचीव करने के लिए हमें कौन सी डायरेक्शन को फॉलो करना होगा। ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। देखिए जरा, if there was no planning, employees would be working in different direction and organization would not achieve its goals. अब क्या होता है कि अगर आप प्लानिंग नहीं करते है ना, आप सपोज करो आपको जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना था इंटरव्यू देने के लिए, अगर आपने प्लान नहीं किया होता यार किस तरीके से हम वहां तक पहुंचेंगे, कहाँ जाना है हमें इंटरव्यू देने के लिए जाना है, कहाँ जाना है, तो आप क्या करोगे? कभी कहीं घूम रहे हो, कभी कहीं घूम रहे हो, कभी कहीं घूम रहे हो। बट जब आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको कहां तक पहुंचना है, तो आपको डायरेक्शन खुद ब खुद मिलती चली जाएगी। आप रास्ते में लोगों से पूछते भी जाओगे ना, तो वो भी आपको बता देंगे। लाइकवाइज यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि अगर कोई प्लानिंग नहीं होगी तो एम्प्लॉइज अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे, और जब एम्प्लॉइज ही अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे तो क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है, इसीलिए प्लानिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लानिंग हमें देती है क्या? डायरेक्शन।
सो हमारा सेकेंड पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि भाई देखो वो फ्यूचर हैपनिंग्स जिसको आप फुल्ली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब हम सभी को पता है कि जो हमारी लाइफ है वही पूरी अनप्रिडिक्टेबल है, आज क्या है और कल क्या हो जाए हमें किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। और बिजनेस तो हमारा बिल्कुल ऐसा ही है कि जो टोटली अनप्रिडिक्टेबल है, आज हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो हो सकता है कल को वो बिजनेस अच्छा नहीं चल पाए। तो ऐसे में इन अनसर्टेन इवेंट्स के लिए हमें खुद को प्रिपेयर करना होता है। तो अगर हम चीजों को प्लान करके चलते हैं तो हम उन अनसर्टेनिटी के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? अब देखो बच्चे, आप लोग क्लास 12th में हो इस टाइम। अब आप क्लास 12th के एग्जाम्स जब दोगे तो उसके बाद आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दोगे, क्योंकि भाई किसी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो किसी को किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेना है, तो आप उन सभी चीजों के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स देना शुरू करोगे। और आपको ही पता है कि कॉम्पिटिशन तो अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो ऐसे में हमें खुद को प्रिपेयर करना है कि यार सिर्फ एक ही चीज की तरफ नहीं भागना है कि हाँ ठीक है हमने CUET का एग्जाम दे दिया और हम आराम से बैठ गए कि ठीक है अब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। अरे भाई खुद को और चीजों के लिए भी प्रिपेयर करो कि ठीक है यार अगर सपोज करो वहां पर एडमिशन नहीं हो पाया तो आपने नेक्स्ट क्या सोचा हुआ है। आप CA फाउंडेशन का एग्जाम देकर आए हो सकता है वो क्लियर ना हो, तो जब तक दूसरे अटेम्प्ट का टाइम आएगा तो तब तक क्या आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे? नहीं। आप क्या करेंगे, आपने कुछ और सेकंड ऑल्टरनेटिव भी सोचकर रखा हुआ था पहले से ही कि कोई बात नहीं, इन केस ऑफ अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ तो मुझे सेकंड अटेम्प्ट से पहले और क्या चीजें करनी है ताकि मेरा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर आपने पहले से ही प्लान करा तो प्लानिंग की वजह से क्या हुआ कि वो जो आपका टाइम वेस्ट होता, आपने खुद को उस अनसर्टेनिटी से क्या कर लिया, बचा लिया, आपने उसके रिस्क को कम कर लिया। तो बिजनेसेस में भी हम इसी तरीके से करते हैं कि हम पहले से चीजों को प्लान करके अगर चलेंगे तो कल को अगर हमारे बिजनेस के साथ भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है हम प्रिपेयर है, हमें क्या करना है ये हमें पता है। बिजनेस के अंदर भी हम यही करते हैं कि क्योंकि बिजनेस बिल्कुल अनसर्टेन होता है तो हम उसके लिए खुद को पहले से प्रिपेयर करके चलते हैं अगर हम प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं तो। सो एडवांस में ही ये सोच कर कि हमें क्या करना है, हम अपने अनसर्टेनिटी के रिस्क को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। अब देखो हम सब कुछ तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी अनसर्टेन इवेंट्स आ रहे हैं, हम उससे डील करना सीख जाते हैं अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट ने हमें क्या बताया, दैट बाय डिसाइडिंग इन एडवांस प्लानिंग शोज द वे टू डील विद द चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट्स। यानी कि एडवांस में ही चीजों को सोच के आप पहले से ही क्या करते हो, खुद को प्रिपेयर कर लेते हो कि किस तरीके से हमें उन अनसर्टेन इवेंट्स के साथ डील करना है, ठीक है। सो थर्ड वन इज इट एस्टैब्लिशेस द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कि प्लानिंग क्या करता है, हमें एक स्टैंडर्ड देता है कि हम किस चीज से अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करने वाले हैं। अब देखो आप लोग CUET का एग्जाम दोगे, ठीक है, थोड़ी सी जानकारी भी बीच में आपको लोगों को ये सब मिलती रहनी चाहिए। अब CUET का एग्जाम होता है 800 मार्क्स का, तो उन्होंने पहले से ही आपके सामने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि 800 मार्क्स है और उसी के अकॉर्डिंग अब उनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि अब आपका कितना स्कोर आता है और उसके अकॉर्डिंग वो आपको कैंपस यानी कि आपके जो भी कॉलेज होगा वो आपको अलॉट करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया तभी तो चीजें उसके अकॉर्डिंग कर पा रहे हैं। अगर उन्होंने भी ऐसा कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं किया होता, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखा होता, तो वो किस तरीके से कॉलेज अलॉट करते हैं। तो यहाँ पे प्लानिंग है तो चीजें हो रही है ना उसके अकॉर्डिंग। तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी प्लानिंग की जाती है, ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं ताकि हम कंपैरिजन कर सके अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस का। हमने 1000 यूनिट का ऑब्जेक्टिव सेट किया था कि हमें प्रोड्यूस भी करनी है और सेल ऑफ भी करनी है। बाय द एंड ऑफ द मंथ हम चेक करेंगे ना कि भाई हमने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर ली हैं और कितनी हमारी मार्केट में सेल ऑफ हो चुकी है। इससे क्या होगा कि हमें कंपैरिजन करने में आसानी रहेगी कि हमने स्टैंडर्ड क्या सेट किया था और एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रही, और अगर उसके बीच में कोई भी डिफरेंस आता है तो अब हमें उसको ठीक करते हुए नेक्स्ट प्लानिंग क्या करनी है हम उस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट ने ये समझाया दैट प्लानिंग इज द प्री रिक्विजिट फॉर द कंट्रोलिंग। कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग हमारी पहली जरूरत है एंड प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेस फॉर कंट्रोलिंग। कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा तो हम कंट्रोल क्या करेंगे। डिसाइड किया आपको हाफ ईयरली एग्जाम्स के अंदर 80% स्कोर करना है या उससे ज्यादा भी स्कोर कर सकते हैं, मतलब 80% तो करना ही करना है। तो यहाँ पे आपने अपने आप को एक स्टैंडर्ड दिया। जब आप हाफ ईयरली एग्जाम दे दोगे तो उसके बाद आप देखोगे कि आप कहां तक पहुंचे हो
और उसी के बेसिस पर अपने प्री बोर्ड की प्लानिंग करोगे। तो यहाँ पर प्लानिंग ने आपको एक बेस प्रोवाइड करा। अगर आपने सोचा ही नहीं है कि आपको हाफ ईयरली में कितने मार्क्स लेकर आने हैं, तो भाई जब एग्जाम हो भी जाएगा, रिजल्ट आ भी जाएगा, तो आप कुछ कंपेयर नहीं करोगे, आप कुछ कंट्रोल नहीं करोगे, तो हो सकता है प्री बोर्ड के रिजल्ट तक भी आप कुछ भी चीजें सुधार ना पाओ। तो इसलिए प्लानिंग करना जरूरी है, तभी आप खुद को क्या कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे और एक राइट ट्रैक पर लेकर आ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अब भाई देखो, मैंने आपको फीचर में ही ये बात समझाई कि प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, पर दिमाग का खेल है सारा। आप जो भी प्लानिंग करते हो वो अपने दिमाग से ही तो करते हो। प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस ना, सोच का काम है ये सारा। प्लानिंग के अंदर हमें क्या करना है, इनोवेटिव आइडियाज लेकर आने हैं। अगर आप बार बार एक ही चीज करते रहोगे तो आप काहे की प्लानिंग कर रहे हो? आप हर साल एक ही चीज को अप्लाई कर रहे हो तो वो कोई प्लानिंग थोड़ी है। वो तो फिर आपने क्या, अगर आपने सोच लिया कि यार यही करना है, अगर आप हर साल एक ही चीज करोगे तो फिर उसके अंदर नई चीज क्या है, किस चीज की प्लानिंग है वो? प्लानिंग का मतलब है कि आप नई नई चीजों को निकाल कर लेकर आ रहे हो, नई मेथड्स निकाल रहे हो, नए टेक्निक्स निकाल रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी आज की प्लानिंग ना आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाली है। आपने जो आज प्लान किया वो आपके ओवरऑल जो फ्यूचर एक्शंस होंगे वो उसको डिफाइन करने वाला है। तो प्लानिंग हमेशा ये कहता है कि कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेकर आओ। जब आप आगे के बारे में सोच रहे हो तो कुछ नया ही सोचोगे ना। जो आप कर चुके हो वो तो आपकी पुरानी सोच हो गई, लेकिन जब आप आगे के बारे में सोच रहे हो तो वो एक नई सोच के साथ होना चाहिए। तो इसीलिए प्लानिंग हमेशा इनोवेटिव आइडियाज को क्या करता है, प्रमोट करता है। द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी एज इट गाइड्स द फ्यूचर एक्शन। तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग एक्टिविटी है क्योंकि ये आपके फ्यूचर एक्शंस को गाइड करने वाली है। सो नेक्स्ट है हमारे पास, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। इसका क्या मतलब है? बच्चों देखो, अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको आज यहाँ पर क्लास दे रही हूँ, ठीक है, तो इसके पीछे मेरी भी एक प्लानिंग थी। तो इस प्लानिंग की वजह से क्या हुआ कि मेरे को ना हर बार ये चीज सोचनी नहीं है कि यार आज मुझे क्या करना है, फिर मुझे अगली क्लास में क्या करना है। नहीं, मैंने पहले से अपना एक शेड्यूल बनाकर रखा हुआ है आगे तक के लिए कि यार हाफ ईयरली तक के लिए मुझे किस तरीके से चीजों को करके चलना है, ताकि मैं जो भी हमने टाइम पीरियड डिसाइड किया है, जो भी हमारा स्टिपुलेटेड और स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड तक आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट करा दूं। तो यहाँ पर मैंने क्योंकि चीजों को पहले से ही प्लान करके रखा तो मेरी थॉट्स में है क्लैरिटी कि मुझे क्या करना है। तो इसकी वजह से ना तो ओवरलैपिंग होती है कि अब जैसे कि मेरे को 3 सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेनी होती हैं, तो भाई मेरी एक क्लास के टाइमिंग जो है वो दूसरी क्लास के टाइमिंग को क्लैश नहीं करती। क्यों? क्योंकि मैंने पहले से चीजों को प्लान किया हुआ है कि मंडे को ये क्लास होगी, ट्यूसडे को ये होगी, वेडनेसडे को ये होगी। मोर ओवर मैंने ये भी डिसाइड किया हुआ है कि मुझे मंडे को क्या पढ़ाना है, ट्यूसडे को क्या पढ़ाना है, वेडनेसडे को क्या पढ़ाना है। तो इससे क्या है कि ओवरलैपिंग भी नहीं हो रही है और चीजें वेस्ट भी नहीं हो रही, वेस्टफुल एक्टिविटी भी नहीं हो रही कि हो सकता है मैंने अगर प्लान ना किया हो, मैं पहले पढ़ा के भूल गई कि अच्छा मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने वही चीज दोबारा पढ़ा दी या कोई टॉपिक स्किप हो गया। तो अगर आप चीजों को पहले से ही प्लान करके चलते हो तो आपका काम स्मूथली होता चला जाता है और आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पाते हो। सो बच्चे, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी यही कहा गया कि जब आप पहले से ही प्लान करके चलते हो अपनी सारी एक्टिविटीज को, तो इससे हमारे एम्प्लॉयज के माइंड में भी एक क्लैरिटी आती है थॉट्स में और उन्हें किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं रहती। और जितनी भी यूजलेस एक्टिविटीज है या अननेसेसरी एक्टिविटीज हैं या डुप्लीकेशन है एक्टिविटीज का, उसे आप अवॉइड करते हुए चलते हो। ठीक है, सो प्लानिंग एंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन, कि आपने क्या सोचा और आप क्या कर रहे हो, उन सभी चीजों के अंदर प्लानिंग आपको क्लैरिटी देता है। वर्क इज कैरिड आउट स्मूथली विदाउट एनी इंटरप्शन, जिसकी वजह से आपका काम लगातार चलता चला जाता है विदाउट एनी इंटरप्शन। अब देखो, सपोज करो कि मुझे कल को कहीं जाना है 3 से 4 दिन के लिए, तो ऐसे में मुझे क्लासेस भी देनी होती हैं आपको। तो अब मैं क्या करूं, तो इसकी भी प्लानिंग मुझे कम से कम 1 हफ्ते पहले करनी होगी कि अगर मैं 3 से 4 दिन के लिए कहीं जा रही हूं तो आपकी क्लासेस बीच में ना रुके। तो इसके लिए मुझे पहले से ही चीजों को रिकॉर्ड करके रखना होगा, पहले से चीजों को एडजस्ट करके रखना होगा कि ताकि आपको टाइम से सारी क्लासेस मिलती रहे। तो प्लानिंग हमेशा आपको क्लैरिटी देता है कि कब कहाँ क्या कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट द लास्ट वन इज इट फैसिलिटेट्स द डिसीजन मेकिंग। ये पॉइंट ना हमने फीचर में भी कवर अप किया। तो क्योंकि प्लानिंग के अंदर ना हमें सिलेक्शन करना होता है। भाई देखो, हमने चूज कर लिया ना कि हमें कहां तक पहुंचना है। अब वही बात कि वहां तक पहुंचने के रास्ते बहुत सारे हैं। भाई आप एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हो, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप कौन से रास्ते को फॉलो करोगे, कौन सा आपके लिए बेस्ट रूट होगा जिससे आप टाइमली
और एफिशिएंटली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे। यानी कि वही भाई, कम से कम पैसों में और सही समय पर आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। ये आपको सोचना है, ये आपको सिलेक्ट करना है, चूज करना है। और जहां पे सिलेक्शन, जहां पे चॉइस की बात आती है, दैट मीन्स यू आर टेकिंग अ डिसीजन। तो क्योंकि आप पहले से ही चीजों को जब प्लान करते हो तो आप क्या करते हो, आप एक ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हो। उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए आप बहुत सारे कोर्सेज ऑफ एक्शन डिसाइड करते हो। बच्चे, कोर्सेज ऑफ एक्शन क्या होता है? रास्ते, अपनी मंजिल तक पहुंचने के जो रास्ते हैं उसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? कोर्सेज ऑफ एक्शन। फीचर्स में सब चीजें पढ़ा चुकी भाई। ऐसा मत किया करो कि कभी भी कोई सी भी क्लास खोल के बैठ जाते हो। सबसे पहले जो बेस वाली क्लास होती है, जो इंट्रोडक्शन क्लास होती है, उसको जरूर पढ़ा करो, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत कुछ पता चलता है। ठीक है। सो कोर्सेज ऑफ एक्शन मैंने वहां बताया था कि उसका मतलब क्या होता है? रास्ते। तो आप क्या करते हो, आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया, फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के आप कोर्सेज ऑफ एक्शन सोचते हो, फिर उनको इवैल्यूएट करते हो कि क्या, किसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, फिर उसमें से जो भी बेस्ट वन होता है उसे क्या करते हो? सिलेक्ट। तो जहां आपने सिलेक्शन किया वहां आपने डिसीजन लिया है। So it involves setting targets, predicting the future conditions and helps in taking the rational decision. तो यहाँ पे क्योंकि आप टारगेट्स को सेट करते हो, फ्यूचर कंडीशंस को प्रिडिक्ट करते हो, तो विद द हेल्प ऑफ दैट यू विल बी एबल टू टेक योर राइट डिसीजन, कि आप सही डिसीजन एक लेने में कामयाब हो जाते हो जब आप पहले से ही चीजों को प्लान करते हो। और अगर आप ऑन द स्पॉट चीजों को सोचोगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि चीजें सही ही हो। हाँ, हो सकता है कहीं बार बाय लक चीजें सही निकल जाती हैं, बट चीजों को अगर पहले से प्लान करके चलोगे तो चीजें आपकी वक्त पर होंगी और सही होंगी। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, जिसके अंदर हमने 6 प्लानिंग की इंपॉर्टेंस पढ़ी और हमने किया ड्यू सर को डीएम। तो जिसके अंदर प्लानिंग ने प्रोवाइड करी हमें डायरेक्शन। डायरेक्शन मींस क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि हमें 100 में से 100 लेकर आने हैं और हम लेकर आएंगे, और उसके लिए जो काजल मैडम बता रही हैं रास्ता, हम उसको फॉलो करते हुए जाएंगे। हमने पूरी प्लानिंग कर ली है, हमें डायरेक्शन मिल रही है और हम उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए 100 में से 100 लेकर ही आएंगे। सो प्लानिंग हमें प्रोवाइड करती है क्या? डायरेक्शन। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग क्या करता है? आपको अनसर्टेन इवेंट से बचाता है, कि हमने पहले से ही सोच कर रखा हुआ है कि यार अगर ये चीज नहीं हुई, अगर ये वाला एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो हमने एक और की प्रिपरेशन कर रखी है, हम इस फील्ड में घुस जाएंगे, हमने अपना एक स्किल डेवलप कर लिया है, हम उस स्किल की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम जब पहले से प्लान कर रहे हैं, अनसर्टेन इवेंट से डील करने के लिए रेडी हो जाते हैं। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस द स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। हमने 100 में से 100 का टारगेट सेट कर दिया है। अब हम हाफ ईयरली में पहले रुकेंगे, एक बार देखेंगे कि हम कहां तक पहुंच चुके हैं, और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो कमी रह जाएगी उस कमी को सुधारेंगे और ठीक करके फिर आगे की प्लानिंग करेंगे और 100 में से 100 हासिल करेंगे। तो भाई यहाँ पर प्लानिंग कहता है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, आपके सामने एक दिखा देते हैं कि ये चीज हासिल करनी है, ये यहाँ तक पहुंचना है। फिर उसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं कि स्टैंडर्ड क्या सेट हुआ था, हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या दी, और उसका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। यानी कि प्लानिंग आपको बेस देता है कंपैरिजन के लिए, कंट्रोलिंग के लिए। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। भाई जब हम ये सोचते हैं कि हमें कोई चीज चाहिए या कोई ऑब्जेक्टिव है हमारा, वहां तक हमें पहुंचना है, तो उसके बारे में बहुत चीजें, तो उसके बारे में हम सोचते हैं कि क्या इनोवेटिव आइडियाज हो सकते हैं। अब देखो, आप जब कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो आप उस चैप्टर के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है बच्चे? रीडिंग। जितना ज्यादा आप रीड करोगे उतना ज्यादा आप रिटेन कर पाओगे कंटेंट को। ठीक है। सो रीड करना, फिर उसके बाद उसके की नोट्स बनाना, माइंड मैप्स बनाना, चीजों को लिख कर रखना। तो ये चीजें क्या है? इनोवेशंस हैं, कि आपने क्या करा है कि मुझे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, एग्जाम देने से पहले चीजों को रिवाइज करके जाना है। तो रिवीजन के टाइम पे क्या उस टाइम पे पूरी बुक रीड करोगे क्या बैठ के? नहीं ना। उस टाइम क्या होता है, हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि 5 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज। तो कुछ इस तरीके से आपको चीजों को लिख कर रखना है कि यार जब वहां हम एग्जाम देने जाएंगे ना, उस टाइम पे सुबह सुबह में पढ़ना होगा, तो 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर हम अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करके एग्जाम देने बैठेंगे। तो जब सुबह जल्दी उठोगे, तैयारी करोगे, अपने पहले से सब चीजों को प्रिपेयर करके रखा होगा, तो ही तो वो काम हो पाएगा ना। सो प्लानिंग कहता है कि यार आप इनोवेटिव बनो ना, आप अपने पढ़ाई में भी इनोवेशन लेकर आओ ना। आप सोचो पहले से कि आपको वहां तक पहुंचना है, तो आज उसके लिए क्या करना है। तो प्लानिंग इनोवेटिव आइडियाज को देते हैं। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज में हमने ये पढ़ा कि क्योंकि हम चीजों को पहले से प्लान करके चल रहे हैं, और प्लान करके चलने की वजह से चीजें क्लैश नहीं होती हैं, अननेसेसरी हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता था कि यार हमें क्या करना है।
प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया है, और ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद कैसे भी उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम निकल पड़े हैं, नहीं, हम पहले देख रहे हैं कि कैसे हासिल किया जा सकता है उसको, उसके ऑल्टरनेटिव्स, कोर्सेज ऑफ एक्शंस को हम देख रहे हैं, फिर उसमें से जो बेस्ट हो रहा है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, और वो बेस्ट ही होगा क्योंकि हमने उसको बहुत सोच समझ के सिलेक्ट किया है। ठीक है, सो ये हमारे थे 6 इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब तक तो प्लानिंग ने बहुत अच्छी चीजें बताई ना, बट प्लानिंग कुछ लिमिटेशंस के साथ भी आती है, तो अब देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं प्लानिंग की। अब स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। हम लोगों ने प्लानिंग की इंपॉर्टेंस के अंदर ये पढ़ा कि प्लानिंग हमारे लिए क्या क्या अच्छा काम कर रहा है, कि क्यों हमारे लिए प्लानिंग जरूरी है, कि वो हमें डायरेक्शन देता है, अनसर्टेनिटी के रिस्क को रिड्यूस करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, बट कहीं ना कहीं प्लानिंग के साथ कुछ लिमिटेशंस भी जुड़ी हैं। तो देखिए जरा वो लिमिटेशंस क्या है। वी हैव 6 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। सो नंबर 1 इज प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। नंबर 2 इज प्लानिंग may not work in dynamic environment. Number 3 is planning reduces creativity. Number 4 is planning involves huge cost. Number 5 is planning is time consuming. And number 6 is planning does not guarantee success. So बच्चे let's start with the first limitation, which is planning leads to rigidity. बच्चे रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, जिसको चेंज करना आसान नहीं होता। यू मे राइट इट इन हिंदी, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो कि रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, जिसको आसानी से बदला नहीं जा सकता। अब सपोज करो कि तुमने एक गोवा की ट्रिप प्लान करी, भाई तुम सच में जाओ या ना जाओ, लेकिन इस छुट्टी में मैं तुम्हें इस तरीके से घुमा कर ही मानूंगी, है ना। सो सपोज करो तुमने गोवा की ट्रिप प्लान करी कि भैया जून में हम लोग गोवा जाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने टिकट्स एडवांस में बुकिंग कर ली, वहां पे होटल्स वगैरह भी आपने बुक कर लिए, मतलब, और आपने पूरी प्रॉपर वहां पे जाने के लिए शॉपिंग वॉपिंग सब कुछ कर लिया आपने, ठीक है। बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस अब आप वहां पर नहीं जा पा रहे हो, या आपको लग रहा है कि अभी वहां का वेदर अच्छा नहीं है, वहां की जगह पर हमें कहीं और जाना चाहिए। अब ऐसे में आपने पहले तो कर ली थी एक प्लानिंग, अब अगर आप अपनी प्लानिंग को चेंज करते हो तो भाई चेंज करोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या आपको नुकसान नहीं होगा। और हो सकता है कि आपने प्लानिंग जून में आपको जाना था, अब आपको पता ही है कि सबकी छुट्टियां होती हैं, तो ऑलमोस्ट हर जगह पर यहाँ पर जो बुकिंग्स होती हैं फुल होती हैं, तो इसलिए आपने मई में इस चीज को प्लान कर लिया था। अब जून में आप डिसाइड कर रहे हो कि नहीं यार यहाँ नहीं कहीं और जाना चाहिए, तो ऐसे में आप क्या अपनी प्लानिंग को इमीडिएटली चेंज कर पाओगे? सबसे पहले तो आपने जो पहले चीजें प्लान कर रखी थी वहां पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत नुकसान होगा। मोर ओवर अगर जहां आप जाना चाहते हैं अब वहां की आपको टिकट्स अवेलेबल नहीं मिल रही, या रूम्स वहां पर आपको फुल या रूम्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। तो एक बार की गई प्लानिंग को इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है बच्चे, कि जब हम प्लान करते हैं ना, तो प्लानिंग के अंदर ना एक तो हमने बहुत ज्यादा टाइम इन्वॉल्व करके हम प्लान करते हैं, क्योंकि भाई हम पूरे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर अपने ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं। तुमने बहुत सोच विचार करके उस ऑब्जेक्टिव को सेट किया होगा, हमने उसके ऊपर बहुत सारा पैसा भी खर्च किया होगा। अब एकदम से प्लान को चेंज करना इतना आसान नहीं होता। तो प्लानिंग हमें देता है एक रिजिडनेस, यानी कि आप प्लानिंग को इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो देखिए जरा, plans decide the future course of action and managers may not be in a position to change it। अब क्योंकि जो प्लान होता है वो आपके फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स को डिफाइन करता है, तो मैनेजर्स इसको इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते, वो इस पोजीशन में नहीं होते कि वो इसको बदल सके। अब आप भी अपने फ्यूचर की अगर प्लानिंग करते हो तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर होकर चल रहे हो, आप इतने टाइम से उस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अब अचानक से उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर आपको लगे कि नहीं यार चीजों को बदलना पड़ेगा, तो आपको समस्या होगी। कई बार हम उस चेंज को कर पाते और कई बार हम चेंज नहीं भी कर पाते, ठीक है। तो इसलिए प्लानिंग एक रिजिडिटी भी लेकर आता है। तो अब हमारा सेकंड पॉइंट है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर कौन से एनवायरनमेंट की बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है बिजनेस एनवायरनमेंट की। अब जिस तरीके से हमारे ये प्रकृति के अंदर ये जो मौसम है ये बदलता है, तो आप सभी को पता है ना कि ऐसे ही हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट भी बदलता है। अब जहां पर अब कभी बहुत तेज गर्मी हो जाती है, तो कभी अचानक से इंद्रदेव प्रसन्न होकर बारिश कर देते हैं। तो जैसे जैसे वो चल रहे हैं वैसे वैसे हमें भी उनके साथ चलना पड़ता है। अब इसी तरीके से जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, सभी बिजनेसेस को उस एनवायरनमेंट को भी फॉलो करना होता है। हम पूरा चैप्टर नंबर 3 पढ़कर आए बिजनेस एनवायरनमेंट का, जिसमें हमने ये पढ़ा कि बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है, डायनामिक है, अनसर्टेन है। तो सभी बिजनेसेस को इन चेंजेस को अडेप्ट करना पड़ता है।
बट ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि हम हर चेंज को एक्सेप्ट कर पाए। और प्लानिंग ना सब कुछ नहीं देख सकता है, प्लानिंग सिर्फ आपको प्रिपेयर कर सकता है, आप कुछ चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हो, बट हाँ एक्यूरेटली पूरे फ्यूचर ट्रेंड्स को असेस करना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो इसीलिए ये कहा गया कि अगर बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है तो उस बदलते हुए एनवायरनमेंट में आपकी प्लानिंग फेल हो सकती है, क्योंकि आपने अभी कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये प्लान किया। अब आपको लग रहा है कि ठीक है आज मौसम ना अब हमें ठीक लग रहा है, दिल्ली का मौसम हम सुन रहे हैं कि आजकल ठीक हो रहा है, तो जो दूसरे स्टेट में लोग रहते हैं वो सोचते हैं कि चलो दिल्ली घूमने चलते हैं। अब जैसे वो दिल्ली घूमने के लिए आए और यहाँ पर सूर्य देव ने फिर अपनी कृपा प्रकट करनी शुरू कर दी और बस हो गई प्लानिंग फेल। तो इसी तरीके से बिजनेसेस के अंदर भी हो सकता है कि आपने एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए प्लानिंग करी, बट अचानक से बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया। अब जब बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो अब वो जो पुराना प्लान है वो वर्क करेगा ही नहीं। तो इसीलिए बदलते हुए एनवायरनमेंट में आपकी जो प्लानिंग है वो वर्क नहीं कर पाती है समटाइम्स, ठीक है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली असेस द फ्यूचर ट्रेंड्स इन एनवायरनमेंट। तो क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा डायनेमिक है तो समटाइम्स ये डिफिकल्ट हो जाता है कि हम फ्यूचर ट्रेंड्स को हम एनालाइज कर सके, ठीक है। द थर्ड वन इज इट रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी। Yes, it reduces the creativity. How? जिस तरीके से हमने अभी इंपॉर्टेंस से पढ़ा कि प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, यस ऑब्वियसली प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, बट ये किस तरीके से क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है कि जो प्लानिंग होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं। अब जैसे क्या होता है ना कि घर में सपोज करो कि जो डिसीजंस होते हैं मेनली वो बड़े लोग ही लेते हैं, बट पता है क्या होता है कई बार घर में एक छोटा बच्चा भी ऐसा होता है जिसका दिमाग बहुत क्रिएटिव होता है। अब डिसीजन क्योंकि उन्हीं के हाथों, अब डिसीजन मेकिंग पावर क्या होता है कि भाई बड़े लोगों के हाथ में होती है, तो कई बार उस बच्चे के माइंड में जो क्रिएटिव आइडिया होता है ना वो उसके माइंड में ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि यार मैं अगर बोलूंगा तो मेरी बात को कोई समझेगा नहीं या मेरी बात को कोई मानेगा नहीं। और कई बार ऐसा होता भी है कि जब बच्चे अपने पेरेंट्स को कुछ समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तो पेरेंट्स जो होते हैं उस चीज को मजाक में टाल देते हैं या उसको अनसुना कर देते हैं। तो हमेशा पेरेंट्स को भी उन बच्चों की सुननी चाहिए क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत क्रिएटिव है। अब बिजनेसेस के अंदर क्या होता है कि प्लानिंग कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट करता है। तो टॉप मैनेजमेंट ने प्लानिंग कर दी है तो अब जो मैनेजर्स हैं या जो बाकी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जस्ट उन प्लान को इंप्लीमेंट करता है, यानी कि उसके ऊपर सिर्फ वर्क करता है। उनको अलाउड ही नहीं किया जाता कि ना तो वो उस प्लान से हटके कुछ कर सकते हैं ना उस प्लान को चेंज कर सकते हैं। उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती कि वो खुद से उस प्लान के ऊपर वर्क कर सके। जैसा टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लानिंग कर दी है उन्हें उसी के अकॉर्डिंग काम करना होगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो क्रिएटिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है। सो देखिए जरा, प्लानिंग इज डन बाय द टॉप मैनेजमेंट एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर जस्ट इंप्लीमेंट दीज प्लान्स। तो प्लानिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, बाकी के मेंबर्स क्या कर रहे हैं? जस्ट उस प्लान के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। सो दे आर नीदर अलाउड टू डाइवेट नॉट टू एक्ट देयर ऑन। अब ना तो उनको उस प्लान से हटने के लिए परमिशन होती है कि वो हटकर कुछ काम कर ले, ना ही वो अपने अकॉर्डिंग कुछ कर सकते हैं, यानी कि उस प्लान के अंदर ना ही वो कोई चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। ऑब्वियसली मैंने अभी तुमको गोवा भेजा ना ट्रिप पर, तो उसके अंदर तुमने सारी चीजों की जब बुकिंग करी होगी तो तुम्हारे एडवांस मनी गया होगा, तो तुमने खूब सारा पैसा खर्च किया ना उसके ऊपर। तो प्लानिंग के अंदर भैया कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। अब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब प्लान बनते हैं तो बहुत कुछ होता है, तो प्लानिंग के अंदर एक ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व है। किस तरह की कॉस्ट? देखिए जरा, there are number of incidental costs like expenses on the board meetings। अब हमें क्या करना होता है भाई? सलाह मशवरा करना होता है, तो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स के साथ। हम प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं, उनके साथ मीटिंग्स अरेंज करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, तो अच्छी खासी फीस चार्ज करते हैं हम लोगों से। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन टू टेस्ट द वायबिलिटी ऑफ द प्लान, और ये प्लान कितने लंबे समय तक चल पाएगा, कितने ड्यूरेशन का रहेगा, इन सभी चीजों को चेक करने के लिए भी हम लोगों को कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है और इन्वेस्टिगेशन में भी पैसा खर्च होता है। तो प्लानिंग के अंदर एक अच्छी खासी कॉस्ट इन्वॉल्व है। समझ आ गया? आगे चलते हैं। प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। ऑब्वियसली यार, जब हम कहीं जाते हैं ना तो बहुत सोच विचार करके जाते हैं, क्योंकि जब हम कहीं पे पैसा खर्च कर रहे होते हैं ना, जब आप कहीं पे पैसा खर्च कर रहे हो तो भाई पूरी तरीके से सोच विचार करोगे ना। अब तुम अगर गोवा जा रहे हो, मालदीव जा रहे हो, तो भाई उसमें पैसा खर्च होता है। अब जब इतना पैसा कहीं पे खर्च करोगे तो बहुत सोच विचार करके जाओगे। तो ऐसे यहाँ पे जब तुम प्लान कर रहे हो और तुम्हें दिख रहा है कि कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो टाइम कंज्यूमिंग होती है, बहुत सोच समझ के आप ये काम करते हो। बट इतना भी समय मत ले लेना यार कि
जो टाइम था, जिस टाइम पे आपको वो काम करना था, वो समय ही निकल जाए, है ना। अब आप मई में सोचते रह गए कि हाँ यार जून में घूमने जाएंगे घूमने जाएंगे घूमने जाएंगे, तुमने इतना टाइम ले लिया, अब भाई तुम सोचते ही रह गए और पूरा जून की छुट्टी बीत गई। तुमने मई निकाल दिया, बुकिंग तुमने की नहीं और जून में अब तुम्हें कहीं पे भी टिकट्स अवेलेबल तुम्हारी हो नहीं रही, बस खत्म प्लानिंग सारी। जो सोच रहे थे समय तुमने निकाल दिया पूरा। तो भैया यहाँ पर प्लानिंग के अंदर एक टाइम इन्वॉल्व होता है। क्यों इन्वॉल्व होता है? इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम इन डिस्कशन, इन सिलेक्शन एंड चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ प्लान। तो यहाँ पे आप जिस चीजों पर पैसा खर्च कर रहे हो, ये पैसा खर्च करने के साथ साथ आपका टाइम भी ले रहा है। तो प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। द लास्ट वन इज इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। बिल्कुल सही बात है। देखो लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल और सब कुछ इतना अनसर्टेन है कि आप सोचो कि जैसा हमने पहले किया था वैसे अगर हम आगे भी ट्राई करेंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हम पढ़ रहे हैं ना कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, सब चीजें बदलती रहती है, समय के साथ चीजें बदल रही हैं। तो आप अगर सेम चीज को फॉलो करते रहोगे तो सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी ये जरूरी नहीं है। अब आपने 11th क्लास में क्या किया, बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना 11th क्लास जैसी पास करते हैं वो कहते हैं अरे तेरे भाई ने तो बिना पढ़े 11th पास कर ली, पेपर में कुछ भी नहीं लिख के आया, लास्ट के 2 दिन में पढ़ा और बस उसी कोई पेपर में लिखाया और हो गया पास। और ऐसे 12th में कर लेंगे, पेपर से 2 दिन पहले पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे। बट बेटा ऐसा जरूरी नहीं है। 11th अलग है, 10th अलग है, 12th अलग है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो काम तुमने 11th में किया, जो तुमने स्ट्रैटेजी 11th में अपनाई कि अपने आगे पीछे वालों से बातचीत भी कर ली, भाई तू ये वाला चैप्टर पढ़ाई हो, तू ये वाला चैप्टर पढ़ाई हो, जरूरी नहीं है तुम्हारे वो दोस्त बोर्ड एग्जाम में भी काम आएंगे। ये 11th ही स्कूल लेवल का पेपर था, सब चीजें हो जाती है। लेकिन जब बोर्ड एग्जाम में बच्चा पेपर करने बैठता है ना तो अच्छे अच्छे दोस्त मुंह फेर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उनके भी फ्यूचर का सवाल होता है। तो यहाँ पर खुद के ऊपर ही पूरा कॉन्फिडेंस रख के जाना, खुद अपनी तैयारी करके जाना। मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी कि जो तुमने 11th में स्ट्रैटेजी अपनाई ना कि यार हमने हाँ ठीक है ऐसे ही बस हवा में पास हो गई, पता ही नहीं चला कैसे 11th में पास हो गए, भाई ये काम मत करना। जरूरी नहीं है जो वहां पे तुमने प्लानिंग करी वो तुम्हारी 12th में भी सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि चीजें बदलती रहती है। तुम्हें पता है ये लोग, ये मैनेजर्स भी ऐसे ही करते हैं। मैं कहता हूँ हम में से ही निकलते हैं ये लोग, है ना। तो बहुत सारे मैनेजर्स की ना टेंडेंसी होती है कि हमने जो पहले प्रीवियसली हमारे जो टेस्टेड और ट्राइड प्लान्स है ना जो सक्सेसफुल रहे हैं, हम उन्हीं को ही आगे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि क्यों इतनी सरखपाई करनी है, पहले जो किया था वही उसको ही वही काम कर लेते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है। आपने सोचा कि कम प्राइस कर देते हैं प्रोडक्ट की तो सेल बढ़ जाएगी, और पहले बढ़ी भी थी, बट उस टाइम पे कस्टमर कम प्राइस वाली चीजों को ज्यादा प्रेफर कर रहा था। लेकिन आज का कस्टमर कहता है हमें क्वालिटी चाहिए, पैसा भले ही ज्यादा ले लो लेकिन हमें क्वालिटी चाहिए। तो सिचुएशन बदल गई ना। अब तुमने प्लान किया कम प्राइस करके सामान बेचना मार्केट में, और कस्टमर को लग रहा है कि ये प्राइस कम कर रहा है, इसका मतलब इसकी क्वालिटी डाउन हो गई है, इसकी तो क्वालिटी खराब है, इसको नहीं खरीदना। अब तो हो गए तुम वहीं पे फेल। तो भैया यहाँ पर यही समझाया जा रहा है कि प्लानिंग कभी भी आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देता है। भाई देखो हम तैयारी करते हैं, रिजल्ट जो भी हो वो बाद में देखा जाएगा, हम सिर्फ अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट जस्ट बिकॉज अ प्लान हैज वर्क बिफोर इट विल वर्क अगेन। कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्लान पहले सही से काम कर गया वो आगे भी सही से काम करेगा। ये हमारी 6 लिमिटेशन थी, जिसमें पहली लिमिटेशन में हमने ये पढ़ा कि ये रिजिड होती है, आप इसे आसानी से बदल नहीं सकते। एक बार जो बन गया प्लान उसको बदलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैनेजर्स के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो उसको बदल सके। ये डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाएगा क्योंकि बदलती हुई सिचुएशन के साथ आपको प्लान को चेंज करना पड़ेगा, और बार बार एक नया प्लान बनाना इतना आसान नहीं है। ये क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसे सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ही बनाते हैं, बाकी सबको सिर्फ उसको फॉलो करना होता है। कॉस्ट इन्वॉल्व है क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, हम अपने प्लान की वायबिलिटी को चेक करते हैं, तो उससे बहुत सारा पैसा खर्च होता है। और क्योंकि इतना सब कुछ करना होता है तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो। इन सब डिस्कशन के अंदर, सिलेक्शन के अंदर, चेकिंग ऑफ प्लान के अंदर हमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। लास्ट वन इज कि ये गारंटी नहीं देता आपको सक्सेस की। आप सिर्फ तैयारी कर सकते हो, सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी वो बात की बात है। जरूरी नहीं है कि आपका जो पुराना प्लान था, जो पहले अच्छे से वर्क कर गया था, वो आगे भी अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको एक नया प्लान बनाना होगा।
ये थी हमारी लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। आज हमने पढ़े कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या है और लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग क्या है, एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 मार्क का एक क्वेश्चन प्लानिंग में से बहुत बार पूछा गया है, चाहे वो केस स्टडी हो चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो। तो प्लीज इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिए और प्रिपेयर करिए, ठीक है। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।